गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम फिर से आप लोगों के लिए कल जो चैप्टर पढ़ा रहे थे कारक, उसमें आज आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि कारक के जो कुल 8 भेद हमने बताए थे आपको, उसमें कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज चर्चा करेंगे संप्रदान कारक की। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं संप्रदान कारक से। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक संप्रदान का शाब्दिक अर्थ होता है। संप्रदान का शाब्दिक अर्थ होता है देना। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देना। संप्रदान का शाब्दिक अर्थ देना होता है। इसको लिख दें थोड़ा यहाँ पे। संप्रदान का शाब्दिक अर्थ देना होता है। देना होता है। संप्रदान का शाब्दिक अर्थ देना होता है जब कर्ता किसी दूसरे के लिए कार्य करे या किसी के लिए कुछ कार्य करे, किसी को कुछ प्रदान करे, किसी को कुछ दान दे, वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। जब कर्ता के द्वारा जब कर्ता के द्वारा किसी को दान दिया जाए, या किसी को कुछ प्रदान किया जाए, या किसी का कार्य किया जाए, किसी का कार्य किया जाए, वहाँ संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक होता है। क्या बताया गया कि संप्रदान का शाब्दिक अर्थ होता है देना। जब कर्ता के द्वारा किसी को कुछ प्रदान किया जाए, किसी को कुछ दान दिया जाए, या कर्ता किसी दूसरे के लिए कार्य करे, या कर्ता कोई भी कार्य करता है, तो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। कल जब हम लोगों ने कर्म कारक पढ़ा था, तो आपको कर्म कारक का एक चिन्ह था को, और उसमें भी मैंने एक उत्तर आपको संप्रदान कारक में बताया था। क्योंकि नोट में एक बात मैंने बताई थी, जब कारक के 8 भेद बताए थे और उसी से संबंधित जो कारक के नियम थे, उसमें मैंने कुछ विशेष नियम भी आपको बताया था कि जब चिन्ह का प्रयोग ना हो या चिन्ह का प्रयोग दिया जाए, कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जो एक समान आ जाते हैं, तो उनका प्रयोग हम कैसे करेंगे। आज हम एक बार और उनको साथ साथ में बताते रहेंगे। जैसे मान लो एक आपका प्रश्न दिया गया कि सीता घर से विद्यालय बस से गई। अब घर से विद्यालय है तो से आ रहा है, और बस से गई वहाँ भी से आ रहा है। तो आप देखिए 2 से का प्रयोग किया गया। तो मैंने एक नोट में एक बात लिखी है, आप लोग देख सकते हैं पीछे जो हम लोगों ने वीडियो
पढ़ा है, जो बनाया था, जो आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया है, उसमें मैंने बताया था कि प्रत्येक कारक का अपना एक निश्चित चिन्ह होता है और यदि किसी वाक्य में दो कारक चिन्ह एक समान आ जाते हैं तो उनका जो व्यवहार है वह अलग अलग रूपों में होता है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ कुछ प्रश्न लिखते हैं, कुछ उदाहरण लिखते हैं जिसके माध्यम से आप उन प्रश्नों को समझ पाए। जैसे राकेश ने सुरेश के लिए कुर्सी मंगाई। जैसे राकेश ने सुरेश के लिए कुर्सी मंगाई या पत्र लिखा, किसी भी प्रकार से आप प्रश्न लिख सकते हो। जैसे पहला प्रश्न है, राकेश ने सुरेश के लिए पत्र लिखा। एक प्रश्न ये हो गया। पहले कुछ उदाहरण लिख लिए जाए, उसके बाद प्रश्नों को समझा जाए। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, रवि के लिए कुर्सी लाओ। रवि के लिए कुर्सी लाओ। जैसे और भी उदाहरण है कि रवि ने जैसे कहा जाए कि सुरेश ने रमेश को कपड़े दिए। तीसरा उदाहरण है, सुरेश ने महेश को कपड़े दिए। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो। गरीबों को खाना दो। अगला प्रश्न है, गरीबों को खाना दो। अगला प्रश्न है, माँ बेटी के लिए साड़ी लाई। ठीक है, और देखा जाए, जैसे कहा जाए कुछ और उदाहरण अभी मैं आगे लिख देंगे। पहले इन प्रश्नों को हम लोग समझ लेते हैं कि इसका उत्तर हमें कैसे देना है। ठीक है, सभी लोग समझ गए इस प्रश्न को कि जो मैंने उदाहरण लिखे हैं उसमें मैंने आपको नियम भी बताया है। नियम कौन कौन से बताए? जैसे कहा गया किसी को या तो कुछ दान दिया जाए या किसी को कुछ प्रदान किया जाए, या आपको जो कारक मैंने बताए हैं उनका चिन्ह ही मिल जाए, परसर्ग मिल जाए। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे जो पहला प्रश्न है उसमें कहा गया कि राकेश ने सुरेश के लिए पत्र लिखा, तो उसमें आप देखेंगे सुरेश के लिए, यहाँ पे के लिए चिन्ह मिल रहा है, और के लिए जो चिन्ह है किस कारक का चिन्ह है? संप्रदान का है। किसमें संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए। तो राकेश ने सुरेश के लिए पत्र लिखा, इसमें कौन सा कारक है? उत्तर हो जाएगा संप्रदान कारक है। समझ में बात आ रही है? दूसरा प्रश्न देखा जाए, रवि के लिए कुर्सी लाओ। अब आप देखेंगे यहाँ
रवि के साथ में एक चिन्ह मिल गया के लिए चिन्ह केवल संप्रदान कारक में ही प्रयोग किया जाता है, किसी अन्य कारक में नहीं आएगा। तो इसलिए दूसरे प्रश्न का भी उत्तर संप्रदान कारक हो गया। अगला देखते हैं प्रश्न। सुरेश ने महेश को कपड़े दिए। अब देखिए यहाँ पे महेश को रेखांकित किया जा सकता है। क्यों? अब आपके मन में एक प्रश्न बन रहा होगा कि यहाँ पर जब महेश के साथ में चिन्ह हमें को दिखाई दिया और ये जो चिन्ह है, जो परसर्ग है, यह कर्म कारक का होता है। किसका होता है? कर्म कारक का होता है। तो इसके लिए मैं एक नोट लिख रहा हूँ, सभी लोग ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का उत्तर कैसे देना है। जब किसी वाक्य में क्रिया भले ही कर्म से प्रभावित हो, भले ही कर्म से प्रभावित हो, जब किसी वाक्य में क्रिया भले ही कर्म से प्रभावित हो, यदि किसी वाक्य में कुछ देने की बात या प्रदान करने की बात की जाए तो वहाँ कर्म कारक ना होकर संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक होता है। ये एक बात मैंने आपको ये एक पॉइंट बना करके लिख दिया है। अब आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं कि जब किसी वाक्य में क्रिया भले ही कर्म से प्रभावित हो, ठीक है, लेकिन किसी भी वाक्य में अगर कुछ देने की बात है, किसी को कुछ प्रदान करने की बात है, तो वहाँ कर्म कारक ना होकर संप्रदान कारक माना जाएगा। जैसे कुछ अंडरलाइन कर देते हैं, कुछ यहाँ पे देने की बात हो, किसकी बात हो? देने की बात हो या प्रदान करने की बात हो की जाए, तो वहाँ कर्म कारक ना होकर क्या होगा? संप्रदान कारक उत्तर माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब आप देखेंगे कि सुरेश ने महेश को कपड़े दिए। यहाँ पे जो बात है, इस वाक्य में देने की बात हो रही है, देने की बात अगर है तो इस तीसरे प्रश्न का उत्तर को देखकर कर्म कारक नहीं दे देना, वरना उत्तर गलत हो जाएगा। कि हम ये देखें कि को चिन्ह तो कर्म कारक का होता है, तो उत्तर कर्म कारक दे दें, गलत हो जाएगा। महेश को कपड़े दिए, किसने? सुरेश ने। तो कर्ता के द्वारा जब भी कुछ दिया जाता है, दान दिया जाए, किसी को कुछ प्रदान किया जाए, किसी के लिए कार्य किया जाए, तो वहाँ पर संप्रदान कारक उत्तर माना जाता है। तो समझ गए होंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए। स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो। ये बहुत अच्छा प्रश्न है।
क्योंकि इसमें दो उत्तर आपको मिलेंगे। अब प्रश्न पे जैसे ये दिया गया और प्रश्न जो भी आएगा उसको एक रेखांकित शब्द के द्वारा दर्शाया जाएगा। अब इसमें ऐसे दो शब्द हैं जिनको हम रेखांकित कर सकते हैं। जैसे एक तो जैसे आपने देखा स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए, और दूसरा आपने देखा सूर्य को नमस्कार करो। ठीक है, अगर स्वास्थ्य के लिए रेखांकित किया जाए, स्वास्थ्य के लिए रेखांकित किया जाए और पूछा जाए इसमें कौन सा कारक है, तो उत्तर देना है संप्रदान कारक। बात समझ में आ रही है? क्योंकि स्वास्थ्य के लिए बात हुई है और स्वास्थ्य के लिए में ये जो के लिए चिन्ह है, प्रसर्ग है, इसका प्रयोग केवल संप्रदान में ही किया जाता है, तो उत्तर संप्रदान कारक हो जाएगा। मान लो स्वास्थ्य के लिए रेखांकित नहीं किया गया, अब आपको सूर्य को यह शब्द रेखांकित करके दिया गया। अगर सूर्य को रेखांकित करके दिया गया है तो सूर्य को नमस्कार करो, किसको नमस्कार करो? सूर्य को नमस्कार करो। इसमें क्रिया कर्म से प्रभावित है, तो यहाँ पे कर्म कारक कह सकते हैं, क्योंकि इस वाक्य में कुछ देने की बात नहीं है। ये ध्यान रखिएगा सभी लोग, इस वाक्य में कुछ देने की बात नहीं है, तो इसलिए सूर्य को नमस्कार करो, तो सूर्य को चिन्ह किसका है? कर्म कारक का है। तो सूर्य को रेखांकित करेंगे तो हम कर्म कारक उत्तर देंगे, और स्वास्थ्य के लिए अगर रेखांकित करते हैं तो इसका उत्तर संप्रदान देंगे। क्या देंगे? संप्रदान देंगे। ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, अगला देखिए, गरीबों को खाना दो। अब देखिए, भले ही गरीबों को रेखांकित किया जाए लेकिन खाना दो, देखिए यहाँ देने की बात की गई। अगर किसी वाक्य में कुछ देने की बात की जाती है तो इसका उत्तर क्या होगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। तो इसलिए गरीबों को खाना दो, इसका सही उत्तर होगा संप्रदान कारक। क्या होगा? संप्रदान कारक। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, देखा जाए कौन सा है। अगला है माँ बेटी के लिए साड़ी लाई। माँ बेटी के लिए साड़ी लाई, तो यहाँ पे आप देखेंगे माँ बेटी के लिए, यहाँ पे शब्द क्या मिला? के लिए मिला। तो के लिए जैसे ही शब्द मिला इसका उत्तर क्या हो जाएगा? माँ बेटी के लिए साड़ी लाई। तो के लिए चिन्ह किसका होता है? संप्रदान का होता है, तो इसका सही उत्तर होगा संप्रदान कारक। ठीक है, क्या उत्तर होगा? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। ठीक है, तो बात समझ में आ रही होगी सभी लोगों को कि किस तरह से हमें उत्तर देना है। कि अगर किसी वाक्य में दो शब्द दिए गए हैं, दोनों अलग अलग रेखांकित किए गए हैं, तो आप इस तरीके से देखेंगे कैसे हमें उत्तर देना है। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे जो के लिए चिन्ह है वो किसका है? वो तो संप्रदान का ही आपका चिन्ह है। और एक प्रश्न देखेंगे कि जिसमें कुछ देने की बात है, किसी को कुछ प्रदान करने की बात है, तो उसका भी उत्तर जो है आपको संप्रदान में देना है। इसके अलावा और भी उदाहरण बनते हैं, मैं कुछ 2 4 5 उदाहरण और लिख रहा हूँ संप्रदान कारक से संबंधित। देखिएगा, पहला प्रश्न है, माँ ने भिखारी को भोजन दिया। माँ ने भिखारी को भोजन दिया। दूसरा है, राजा ने प्रजा को अनाज दिया। राजा ने प्रजा को अनाज दिया। अगला देखिए,
भाई ने लोगों को वस्त्र दिए। भाई ने लोगों को वस्त्र दिए। अगला प्रश्न है, माँ ने पुजारी को प्रसाद दिया। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी मैं उदाहरण लिख रहा हूँ उन सभी उदाहरण में देने की बात हो रही है। ठीक है, और जैसे कहा जाए कि विकास ने मरीजों के लिए ऑक्सीजन मशीन लगाई या विकास ने मरीजों को ऑक्सीजन मशीन दी, ऐसे भी आप कह सकते हो। ठीक है, देखिए प्रश्न, या सुरेश ने कह सकते हो, सुरेश ने गरीबों के लिए, गरीबों को कर देते हैं, गरीबों को ऑक्सीजन मशीन दी। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए फल लाओ। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुरुजी को फल दो, इत्यादि शब्द होते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ आपको उदाहरण लिखे हैं और इसके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न दिया गया है उसमें कहा गया कि माँ ने भिखारी को भोजन दिया, और मैंने अभी आपको बताया था कि यदि किसी वाक्य में देने की बात हो रही है, किसी को कुछ प्रदान करने की बात हो रही है, किसी का कार्य किया जा रहा है, तो वहाँ पे संप्रदान कारक ही माना जाएगा। बात समझ में आ रही है कि जब किसी वाक्य में किसी कर्ता के द्वारा किसी को कुछ प्रदान किया जाए, किसी को कुछ दान दिया जाए, किसी के लिए कार्य किया जाए, उन सब का उत्तर क्या होगा? संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया, माँ ने भिखारी को भोजन दिया। बताया गया माँ ने भिखारी को भोजन दिया। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे आप देखिएगा भिखारी को रेखांकित किया जा सकता है, भिखारी को रेखांकित किया जा सकता है, जिससे लोग ये देखकर भ्रमित हो जाएं कि यहाँ पे जो को चिन्ह दिया गया है वह चिन्ह किसका है? संप्रदान, वो कर्म कारक का चिन्ह दिया गया है। बात समझ में आ रही है? तो आप कुछ देख रहे हो, ठीक है, लेकिन वाक्य में भी तो देखो, भोजन दिया मतलब देने की बात है। किसकी बात है? देने की बात है, देने की बात है। अगर देने की बात की जाएगी तो उत्तर होगा संप्रदान, उत्तर होगा संप्रदान कारक। ठीक है, बात समझ में आ रही है? उत्तर क्या होगा? संप्रदान कारक। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखा जाए, क्या दिया गया है? राजा ने प्रजा को अनाज दिया, राजा ने प्रजा को अनाज दिया। इसमें आप देखेंगे प्रजा को सेम क्वेश्चन है, को मिल गया, तो को देखकर हम कर्म कारक नहीं लगाएंगे, क्योंकि आगे वाक्य में कहा गया है कि राजा ने प्रजा को
अनाज दिया मतलब देने की बात है, तो इसका भी उत्तर क्या हुआ? संप्रदान कारक हुआ। संप्रदान कारक। ठीक है, बात समझ में आ रही है? संप्रदान कारक। भाई ने लोगों को वस्त्र दिए, भाई ने लोगों को वस्त्र दिए, तो यहाँ पे देखिए लोगों को रेखांकित किया जाए तो आप देखेंगे वस्त्र दिए मतलब देने की बात है, तो इसका भी उत्तर हुआ संप्रदान, संप्रदान कारक। अगला प्रश्न देखा जाए, माँ ने पुजारी को प्रसाद दिया, पुजारी को रेखांकित किया जाए, को चिन्ह देखने से आप कर्म कारक नहीं लगाएंगे क्योंकि प्रसाद दिया देने की बात है। अगर देने की बात है तो उत्तर होगा संप्रदान, उत्तर क्या होगा? संप्रदान कारक। क्या होगा? संप्रदान कारक। ठीक है, अगला देखिए, सुरेश ने गरीबों को ऑक्सीजन मशीन दी, सुरेश ने गरीबों को ऑक्सीजन मशीन दी, गरीबों को रेखांकित अगर किया जाए तो को चिन्ह देखकर आप कर्म कारक नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन मशीन दी वाक्य में देने की बात है। किसकी बात है? देने की बात की जाए, किसी को कुछ प्रदान करने की बात की जाए तो उत्तर होगा संप्रदान कारक। क्या होगा? संप्रदान कारक। बात समझ में आ रही है? क्या होगा? संप्रदान कारक। अगला है, बच्चों के लिए फल लाओ। किसके लिए? बच्चों के लिए फल लाओ, तो यहाँ पे एक शब्द दिया गया के लिए, और के लिए चिन्ह किसका होता है? संप्रदान कारक का होता है, तो यहाँ पे सीधा सीधा उत्तर देना है संप्रदान कारक। ठीक है, अगला देखते हैं, गुरु जी को फल दो। क्या प्रश्न है? गुरु जी को फल दो। अब यहाँ पे देखिए को चिन्ह आया है जो कर्म कारक की पहचान बता रहा है, लेकिन वाक्य में फल दो मतलब देने की बात है। किसकी बात है? देने की बात है, तो यहाँ पे जो उत्तर आएगा संप्रदान कारक आएगा। ठीक है, संप्रदान कारक उत्तर हो जाएगा। तो मैं समझ रहा हूँ, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि हमें संप्रदान कारक उत्तर कैसे देना है। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं पांचवें भेद की तरफ। आपने चौथा भेद पढ़ा है संप्रदान कारक, और अब हम लोग पढ़ेंगे पांचवा भेद अपादान कारक। ठीक है, अपादान कारक। अपादान का शाब्दिक अर्थ होता है अलग होना। अपादान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अलग होना। जैसे आपसे कहा जाए अलग होने के अर्थ में बोध कराएगा, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने का बोध कराए। संज्ञा के जिस रूप से या एक संज्ञा का या एक वस्तु का दूसरी वस्तु या दूसरी संज्ञा से अलग होने के अर्थ का बोध कराए, उसे अपादान कारक कहते हैं। बात समझ में आ रही है? और अपादान का अर्थ क्या होता है? अलग होना। अलग होने के अर्थ के विषय में बात की जाएगी। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का, पहले शाब्दिक अर्थ लिख लेते हैं। अपादान का अर्थ अलग होना है। ठीक है, अपादान का अर्थ क्या है? अलग होना। अलग होना, अलगाव की स्थिति, अलग होने के अर्थ में किसी भी प्रकार से कह सकते हो कि अपादान का शाब्दिक अर्थ, शब्दों का अर्थ या केवल अर्थ क्या होता है? अलग होना या अलगाव की स्थिति हो या अलग होने के अर्थ में हो। अब हम अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा मैंने क्या बताया आपको कि संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से, अपादान की परिभाषा।
संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु या संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु या संज्ञा का प्रयोग संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु या दूसरी वस्तु से अलग होने की बात की जाए। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने का बोध हो, दूसरी वस्तु से अलग होने का बोध हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। ठीक है। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु या संज्ञा दूसरी वस्तु से अलग होने का बोध हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। मतलब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने की बात हो रही है। ठीक है, बात समझ रहे हो। एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने का बोध कराया जाए, उसे क्या कहेंगे? अपादान कारक कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का, किसका? एक वस्तु का या संज्ञा का दूसरी वस्तु या संज्ञा से अलग होने का बोध हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। और अपादान का अर्थ क्या होता है? अलग होना। ये बात ध्यान रखिएगा सभी लोग। तो केवल हम अलगाव की स्थिति ही इसमें नहीं पहचानेंगे, क्योंकि अपादान कारक में कुछ और भी नियम होते हैं जो हम लोगों ने पीछे आपको बताया है। विशेष नियम जो जब हम लोग कारक के 8 भेद पढ़ रहे थे, उसी समय मैंने आपको बताया था कि जब कारक का चिन्ह परसर्ग ना दिया हो तब हम कारक को कैसे पहचानेंगे। तो उसके लिए भी मैंने कुछ आपको नियम बताए हैं, पीछे आप देख सकते हैं। और कुछ नियम यहाँ पे जब उदाहरण आएंगे तो मैं उनकी चर्चा करूँगा। जैसे कुछ उदाहरण लिखे जाएं, फिर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे पहला प्रश्न है, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है। दूसरा प्रश्न है, अच्छा इस प्रश्न को पहले एक समझ लीजिए। मैं पूरा प्रश्न बना रहा हूं, उसके बाद में दूसरा उदाहरण लिखूंगा। मान लो आपका प्रश्न इस तरीके से आया कि गंगा हिमालय से निकलती हैं, यह निकलती हैं, यह अपादान कारक है। अपादान कारक है। गंगा हिमालय से निकलती हैं, यह अपादान कारक है। एक मैं प्रश्न बना रहा हूं, अगर प्रश्न इस तरीके से पूछा जाए तब आपका उत्तर क्या होगा, इसलिए मैं पहले पूरा प्रश्न लिख लूं, उसके बाद बाकी उदाहरण आपको बताए जाएंगे। गंगा हिमालय से निकलती है, यह अपादान कारक है। और आगे कहा गया कारक किस में है? किस में है? अब आपको मान लो 4 ऑप्शन दिए गए, ए, बी, सी और डी। 4 ऑप्शन दिए गए।
पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन है हिमालय, तीसरा ऑप्शन है से और चौथा ऑप्शन है निकलना। ठीक है, निकलना मतलब गंगा हिमालय से निकलती है। ठीक है, अब देखिए गंगा हिमालय से निकलती है, ये अपादान कारक है। जैसे मान लो आपको ये पता है कि जहाँ अलगाव की स्थिति होती है वहाँ अपादान कारक होता है, बात समझ रहे हो। तो गंगा हिमालय से निकलती है, सबको याद है कि इसमें अपादान कारक होगा, उत्तर अपादान कारक होगा। लेकिन जो आपको उत्तर पता था वो आप देखिए कि जो उत्तर पता था वही प्रश्न बना दिया गया। ठीक है, कि गंगा हिमालय से निकलती हैं, हमको पता है यह अपादान कारक है, और जो हमें पता था वो आप देखो एक प्रश्न ही बना दिया गया है, खुद बता दिया गया कि यह अपादान कारक है। अब आगे क्या कहा गया, आगे कहा गया कि कारक किसमें है, प्रश्न ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन दिए गए, गंगा में है, हिमालय में है, से में है, निकलना में है। तो बहुत से लोगों का उत्तर सी आता है। कहते हैं से चिन्ह अपादान का होता है, जिसका अर्थ होगा अपादान का अलग होना, तो से जुड़ा है तो इसलिए अपादान हो जाएगा, अलगाव की स्थिति होगी तो इसमें कारक माना जाएगा। लेकिन नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं एक नोट लिख रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जब किसी वाक्य में, एक नोट लिख रहा हूँ, पॉइंट है कि जब किसी वाक्य में अलगाव की स्थिति हो तो उस वाक्य में, जब किसी वाक्य में अलगाव की स्थिति हो तो उस वाक्य में जो वस्तु स्थिर रहती हो उसमें कारक माना जाएगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए क्या आपको बताया गया, कैसा प्रश्न है, कैसे उत्तर देना है। जब किसी वाक्य में अलगाव की स्थिति हो तो गंगा हिमालय से निकलती है, अलगाव की स्थिति है। ठीक है, तो उस वाक्य में जो वस्तु स्थिर रहती हो उसमें कारक माना जाता है। जो वस्तु कैसी रहती हो, स्थिर रहती हो, कैसी रहती हो, स्थिर रहती हो, उसमें कारक माना जाएगा। तो आप देखिए गंगा हिमालय से निकलती हैं, कौन सी वस्तु ऐसी है जो स्थिर है, तो गंगा जी तो जा रही हैं, तो स्थिर क्या है, हिमालय। स्थिर क्या है, हिमालय। तो जो स्थिर है कारक उसमें माना जाएगा, तो कारक इसमें होगा, हिमालय में होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी सही हो जाएगा। बात सबको समझ में आ गई होगी। अब ऐसा कोई भी प्रश्न आपके सामने आ जाएगा तो सभी लोगों का उत्तर सही हो जाएगा। जैसे आपसे प्रश्न अब दिया जाए, कहा जाए कि बच्चा छत से गिरा, प्रश्न क्या आया है, बच्चा छत से गिरा, कारक किसमें है, तो उत्तर बताएंगे छत में है। छत तो वही है, बच्चा नीचे गिरा है, समझ रहे हो बात को। पेड़ से पत्ता गिरा, कारक किसमें है, पेड़ में है, पत्ता गिरा है, स्थिर क्या है, पेड़ है। तो सबको समझ में आ गया होगा कि जो वस्तु एक ही जगह पे स्थिर रहेगी और जो जिससे अलग होगा उसमें कारक नहीं माना जाएगा, जो स्थिर रहेगा कारक उसी में होता है। तो सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं।
अपादान कारक से और फिर उसको और नए नए तरीके बताने का प्रयास करते हैं। तो देखा जाए क्या उत्तर होगा। जैसे जेब से पेन गिरा, अगला प्रश्न है अपादान कारक का। जेब से पेन गिरा। दूसरा प्रश्न है, पहला क्या है, जेब से पेन गिरा। दूसरा है सीता घर से विद्यालय गई। अगला प्रश्न है, मीरा जयपुर से दिल्ली बस से गई। अगला प्रश्न है, सीता राम से सुंदर है। अगला प्रश्न है, पेड़ से पत्ता गिरता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे जो भी प्रश्न बताए जाएंगे सब में क्या होगा, जितने भी उत्तर होंगे अलगाव की ही स्थिति होगी। ठीक है, जैसे कहा जाए बच्चा छत से गिरा, तो उत्तर क्या होगा, इसका भी अपादान कारक उत्तर माना जाएगा। बात समझ रहे हो, बच्चा छत से गिरा। और देखिएगा प्रश्न, मुझे गंदगी से घृणा है। अगला प्रश्न देखिएगा, सीता कुत्ते से डरती है। और एक प्रश्न और है 9 नंबर पे, झूठ मत बोलो। आप देखेंगे मैंने कुछ उदाहरण यहाँ पे लिखे हैं अपादान कारक से संबंधित, और केवल अलगाव के अलावा कौन कौन से नियम होते हैं, तो मैंने एक एक उदाहरण बढ़ा दिया है प्रत्येक नियम का, और इसी में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, जेब से पेन गिरा, पहली बात, आप कारक जब भी पूछा जाएगा तो बरसर ढूंढिएगा, पहले चिन्ह ढूंढते हैं। तो जेब से पेन गिरा है, तो इसमें आप देखेंगे एक से चिन्ह जो है आपको मिल रहा है। जैसे ही से मिला तो उत्तर क्या हो जाएगा, से तो 2 जगह प्रयोग होता है, एक करण में आता है और एक अपादान में आता है। करण में मैंने कल बताया था, या तो कोई साधन होगा, या तो कोई कारण होगा, या तो कोई उपकरण होगा, या तो कोई रीति होगी, या तो विकलांगता का भाव होगा, या तो के साथ होगा, या फिर के बिना होगा, इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देखें, जेब से पेन गिरा, मतलब जो पेन है वो अलग हो गया। क्या हो गया, अलग हो गया, अलग हो जाएगा
तो उत्तर हो गया अपादान। ठीक है, समझ रहे बात को? उत्तर क्या हो जाएगा? अपादान। अगला देखते हैं, सीता घर से विद्यालय गई। अब देखिए, जैसे ऊपर जेब से पेन गिरा, ठीक है, तो इसी तरीके से घर से विद्यालय, आप देखेंगे चिन्ह मिला से, और से का प्रयोग किसके साथ हुआ? घर से विद्यालय हुआ। घर से विद्यालय हुआ, तो घर अलग है और विद्यालय अलग है। जब घर से विद्यालय गई तो देखो दोनों अलग अलग हैं, घर से अलग हो गई। ठीक है, और अगर इसी प्रश्न में उस तरीके से प्रश्न पूछा जाए, जैसे मैंने आपको बताया था कि कारक किसमें है, तो जो वस्तु स्थिर रहती है कारक उसमें माना जाएगा। जैसे यहाँ जेब में कारक हो गया और यहाँ घर में कारक हो गया। घर थोड़ी साथ में चला गया, घर तो वही है, विद्यालय चली गई तो घर में कारक हो जाएगा, क्योंकि घर वहीं पे स्थित है। बात समझ में आ रही है? स्थिर है। अगला देखते हैं, मीरा जयपुर से दिल्ली बस से गई। मीरा जयपुर से दिल्ली बस से गई, तो इसमें आप दो उत्तर दे सकते हैं। देखिए, जयपुर से दिल्ली एक अगर ऐसे रेखांकित किया गया, और या फिर बस से ऐसे रेखांकित किया गया, एक ही किया जाएगा, ये ध्यान रखना है, दो नहीं होंगे एक साथ, एक ही किया जाएगा। क्योंकि मैंने एक नोट में बात बताई थी कि एक स्थान पर दो कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन एक वाक्य में एक से अधिक कारक चिन्हों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो राम के साथ ने आया, रावण के साथ को आया, बाण के साथ से आया। तो एक वाक्य में एक से अधिक कारक चिन्हों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन एक स्थान पर कभी दो नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आप देखेंगे, मीरा जयपुर से दिल्ली बस से गई, तो जयपुर से दिल्ली जो बताया गया, ये देखो अलग हो गई। जयपुर से दिल्ली अलग हो गया, अलग हो गया, तो जयपुर से दिल्ली जब रेखांकित किया गया, तो इसका उत्तर देना है अपादान। क्या देना है? अपादान। और यहाँ आप देखेंगे, बस से गई, बस आपका क्या है? साधन है। बस क्या है? साधन है। और जब कोई साधन उपकरण होता है तो उत्तर करण कारक होता है। करण कारक। तो इसमें आप देखेंगे दो आपके उत्तर आ रहे हैं इस वाक्य में, दो उत्तर आ रहे हैं कि मीरा जयपुर से दिल्ली बस से गई। जयपुर से दिल्ली मतलब अलगाव की स्थिति हो गई, तो आपका उत्तर अपादान हो गया। और बस से गई, बस साधन हो गया, तो उसका उत्तर करण हो गया। सबको समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सीता राम से सुंदर है, इसको मैं बता देता हूँ कि जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में किसी से किसी की किसी से किसी की तुलना की जाए, तुलना की जाए, तो वहाँ अपादान कारक होता है। अपादान कारक होता है। जब किसी वाक्य में किसी से किसी की तुलना की जाए तो वहाँ अपादान कारक होता है। अब आप देखें, सीता राम से सुंदर है, तो देखो सीता राम की तुलना की गई, दो लोगों की तुलना की गई, किसी से किसी की तुलना की जाए तो वहाँ अपादान कारक होता है। समझ में आ रही बात? आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। जैसे कहा गया कि पेड़ से पत्ता गिरता है, तो यहाँ तो देखो अलगाव की स्थिति है, जब अलग होने का भाव है तो इसका तो उत्तर सीधा सीधा क्या देना है? अपादान ही देना है, अपादान कारक माना जाएगा। अगला देखिए, बच्चा छत से गिरा। प्रश्न क्या है? बच्चा छत से गिरा, तो देखो बच्चा जो है वो छत से अलग हो गया। अगर अलगाव की स्थिति होती है तो वहाँ पे उत्तर देना है अपादान
अपादान कारक। ठीक है, अगला देखिए अपादान कारक। अगला देखिए, मुझे गंदगी से घृणा है। मुझे गंदगी से घृणा है। इसको सही करता हूँ, प्रश्न गलत लिख गया था। मुझे गंदगी से घृणा है। अच्छा, जिन वाक्यों में आपको नफरत की बात की जाए, घृणा मतलब नफरत, उसका भी उत्तर जो है आपको किस में देना है? गंदगी जैसे यहाँ पे दिया है, और गंदगी के साथ साथ में आप देखेंगे एक शब्द है घृणा। घृणा की बात की गई। एक तो गंदगी, और मुझे गंदगी से घृणा है। घृणा मतलब नफरत, जिसमें प्रयोग किया जाएगा उसका भी उत्तर अपादान कारक में दिया जाता है। अपादान कारक में प्रयोग किया जाता है। समझ रहे बात को? अगला देखते हैं, सीता कुत्ते से डरती है। अब आप देखिएगा इसमें क्या है? भय है, या फिर हम कह सकते हैं डर है। क्या है? ये भय और डर। भय और डर जब होता है तो उसका उत्तर हमें देना है अपादान कारक में। किसमें देना है? अपादान कारक में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला जैसे दिया गया, झूठ मत बोलो। झूठ मत बोलो। जब निषेधता की बात हो, निषेधता, जब निषेधता की बात हो तो वहाँ भी अपादान कारक होता है। अपादान कारक होता है। तो ये सभी जितने भी मैंने उदाहरण लिखे थे सब में अपादान कारक है। और एक प्रश्न ऐसा था जो मीरा जयपुर से दिल्ली बस से गई, इसमें दो शब्द रेखांकित किए जाएंगे अलग अलग, और दोनों का उत्तर क्या होगा? दोनों का उत्तर अलग अलग हो जाएगा। जयपुर से दिल्ली अपादान हो रहा है, और बस से बस साधन है तो करण हो रहा है। सबको समझ में बात आ रही है? समझ गए सभी लोग? ठीक है। और भी कुछ कारण मैंने बता दिए जो अलग से नियम थे, कि केवल अलगाव की ही स्थिति नहीं होती है। आपने देखा कि भय मिला, डर मिला, वो भी अपादान हो गया। कि एक वाक्य में निषेधता का भाव मिला कि झूठ मत बोलो, जिसमें मना करने की बात हो, अन्याय मत करो, सड़क पर मत चलो, झूठ मत बोलो, तो जिसमें निषेधता का भाव होता है उसका भी उत्तर हमें अपादान में ही देना होता है। अगर किसी वाक्य में तुलना की जाए किसी से किसी की, या एक दूसरे की, या दो लोगों की, जब तुलनात्मक अध्ययन की बात की जाती है तो वहाँ भी अपादान कारक माना जाता है। और तीसरी बात मैंने बताई कि अलगाव की स्थिति हो तो भी अपादान माना जाता है, और किसी वाक्य में भय और डर की बात हो तो वहाँ भी अपादान माना जाता है। तो ये चीज़ सभी लोगों को क्लियर हो गई कि अपादान कारक हमें उत्तर कैसे देना है।